गिवन। तो आज हम लोग फिर से एग्जिट एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन मोड में हैं। तो आज हम लोग एग्जिट एग्जामिनेशंस में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस में जो पूछा जाएगा वो ईयर है। एक ईयर इंपॉर्टेंट है कि हर एक लॉज या रूल्स का एक्ट का आपको ईयर याद करना है, दूसरा शेड्यूल याद करना है, पेनल्टीज क्या लगता है वो याद करना है। बाकी जो जो इम्पोर्टेंस है वो हम प्रिपरेशन के दौरान बताते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई कितने दिनों के लिए अपना पीरियड्स ऑफिस रखती है। तो ये जो पीसीआई इलेक्शन होते हैं वो फॉर 5 इयर्स होते हैं। कोई भी इलेक्शन स्टेट का रहे या पीसीआई का रहे वो 5 साल के लिए ही होता है। तो अब ऑफिस 5 साल के लिए ही रहेगा। उसमें जो भी इलेक्टेड मेंबर्स रहे, नॉमिनेटेड मेंबर्स रहे, प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, व्हाटएवर, वो सारे 5 साल के लिए ही होते हैं। तो 5 इयर्स। फिर से 5 साल बाद फिर से चुनाव होता है, फिर से 5 साल के लिए नियमित हो सकते हैं, बट एक बार में वो 5 साल के लिए होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होता है? उसी साल के 31 दिसंबर तक। आप कभी भी कराए हो, 1 दिसंबर को भी क्यों ना रजिस्ट्रेशन कराए हो, उसका वैलिडिटी 31 दिसंबर तक ही होगा उसी साल का। तो पूरा 1 साल का ड्यूरेशन नहीं होता है, 31 दिसंबर को खत्म होगा, चाहे आप कभी भी करवाएं। ठीक है। अगर फिर से रिन्यूअल, इसको फिर से वैलिड कराने के लिए आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। उसके बाद है कि किसी का नाम अगर रजिस्टर से हट गया तो कौन चढ़ाता है? तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो भी रजिस्ट्रार है वो उसको फिर से नाम चढ़ाता है। अगर देखता है कि हाँ एलिजिबल है तो वहां पे जाके आपको फाइन भरना पड़ेगा, व्हाटएवर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से वो नाम चढ़ता है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फाउंड गिल्टी ऑन फर्स्ट कन्विक्शन शैल पे अ फाइन ऑफ। अगर फर्स्ट कन्विक्शंस में कोई भी गिल्टी पाया जाता है, दोषी करार पाया जाता है, तो फर्स्टली उसको 500 का फाइन लगता है। अगर दूसरी बार फिर से कॉन्सिक्वेंटली पाया जाता है तो 1000 का। तो यहाँ पे फर्स्ट कन्विक्शन पूछा जा रहा है तो 500 रुपीज। Dispensing by unregistered person is punishable with imprisonment up to। अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन डिस्पेंस कर रहा है, दवाइयां दे रहा है, अनपढ़ जो फार्मासिस्ट नहीं है, तो उसको कितना दिन तक उसको जेल हो सकता है? तो फर्स्ट कन्विक्शन है तो फॉर 6 मंथ। अगर सेकंड कन्विक्शन फिर से पकड़ा गया तो फॉर 1 ईयर विद फाइन। फाइन के साथ भी हो सकता है, विदाउट फाइन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन ऑथराइज कर रहा है उसको। उसके बाद नेक्स्ट है कि फॉर स्टार्टिंग एनी कोर्स ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट करने से पहले कौन से गवर्निंग बॉडी का अप्रूवल जरूरी है, मैंडेटरी है? कौन सा? तो पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जब तक अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते, और उसका हमेशा हर साल के लिए आपको एक्सटेंड अप कराना भी पड़ता है। तो इसीलिए हर एक इंस्टीट्यूट में पीसीआई इंस्पेक्टर आते हैं, हर साल के लिए उसको अप्रूवल देते हैं। अगर सही नहीं पाया गया तो अप्रूवल खत्म भी कर सकते हैं, सीट घटा भी सकते हैं, उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज रहते हैं। उसके बाद है रजिस्टर कंटेनिंग नेम ऑफ ऑल फार्मासिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट। सारे स्टेट का फार्मासिस्ट का नाम जिस रजिस्टर में लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सेंट्रल रजिस्टर कहते हैं। हर एक स्टेट का फार्मासिस्ट का रजिस्टर बनता है हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, और वो जाता है कहाँ? पीसीआई में। सारे स्टेट का जाता है, फिर वहां के रजिस्ट्रार सारे को एक साथ लिखते हैं। वो एक रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रजिस्टर, जिसमें पूरे देश के फार्मासिस्ट का नाम इंक्लूडेड होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल रजिस्टर। ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट फार्मासिस्ट का कितना होना चाहिए? तो 3 मंथ या 500 आवर्स। अगर आवर्स में गिनेंगे तो 500 आवर्स का होना चाहिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, या 3 महीने का होना चाहिए। तो अभी आप सेकेंड ईयर का पास करेंगे, उसके बाद आप ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे किसी हॉस्पिटल्स में या कहीं पे भी, जहाँ पे भी जाएंगे ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग आपका नॉट लेस देन 3 मंथ्स होना चाहिए या नॉट लेस देन 500 आवर्स होना चाहिए। इतना मिनिमम आवर्स है, रिक्वायरमेंट है जो होना ही चाहिए। अब कहा गया है कि कौन सा ऐसा शेड्यूल है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स में जो कि क्लिनिकल ट्रायल, इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स के लिए है। तो शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई जो है हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। तो ये शेड्यूल हम पहले ही बोले थे कि याद करना पड़ेगा, वो सारे शेड्यूल को याद करना पड़ेगा। ए किस लिए है, बी किस लिए है, सी किस लिए, सारे। उसके बाद है कि अगर कोई भी ड्रग पैड स्टोर होता है, मतलब
इन सैनिटरी कंडीशंस में, अच्छे कंडीशंस में पैक नहीं होता है और हो सकता है कि इसको खाने के बाद आप इंजूरियस टू हेल्थ रहे हो, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसे ड्रग्स को हम लोग एज पर कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। उसके बाद है कि जिस एक बीमारी को हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि इसको हम ठीक कर सकते हैं कोई भी एक्ट के अनुसार, जैसे मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट में करते हैं, तो वो कौन सा शेड्यूल के अंदर है, तो शेड्यूल जे के अंदर बहुत सारी बीमारी है, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, कैंसर हो गया, तो इसमें आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि आप बीमारी को एकदम क्लेम कर रहे हैं हम ठीक कर ही देंगे, तो ये सब कुछ बीमारी है, तो ये किसके अंदर है, शेड्यूल जे के अंदर है। अब है कि लाइसेंस सी और C1 बायोलॉजिकल्स आता है इसमें, जनरली सीरम सब आता है बायोलॉजिकल्स, तो इसको डिटेल से करने के लिए आपके पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए फॉर्म के लिए, लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म आता है, तो फॉर्म 21। नेक्स्ट है कि जो हमारा शेड्यूल एक्स ड्रग है, तो बेसिकली शेड्यूल एक्स ड्रग क्या होता है, नार्कोटिक टाइप का जिसका आपको लत लग सकता है, एडिक्टेड हो सकते हैं आप जिस ड्रग से, तो उसके ऊपर में क्या लिखा रहता है, तो उसके ऊपर में लिखा रहता है XRX। ठीक है, शेड्यूल एक्स ड्रग्स कौन सा है, अभी हम बताएं कि जिससे नार्कोटिक टाइप के ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकते और हैबिट फॉर्मिंग है, तो ये तीनों है एम्फेटामिन, साइक्लोबार्बिटोल, अग्लिथिथाइमिड, ये तीनों ड्रग्स वैसे ही है शेड्यूल एक्स के अंदर कैरेक्टराइज होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ पीसीआई जो होता है वो काफी काम का आदमी है, वो रजिस्ट्रार के रूप में भी काम करता है और ट्रेजरर के रूप में भी काम करता है, जितने भी पैसे आते हैं सबका ब्यौरा वही रखता है। उसके बाद जो पर्सन टीचिंग प्रोफेशनल से हैं तो उसको कौन नॉमिनेट करते हैं, तो उसको पीसीआई में जाने के लिए जो नॉमिनेशन होता है, अगर टीचिंग प्रोफेशन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट नॉमिनेट करती है। उसके बाद अगर कोई भी ड्रग्स है जिसको दूसरे ड्रग्स के साथ सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है पूरा का पूरा या इन पूरा का पूरा या कोई भी पार्ट्स में, तो वैसे ड्रग्स को हम लोग स्प्यूरियस ड्रग्स कहते हैं। उसके बाद है कि रिक्वायरमेंट, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, तो वो कौन सा शेड्यूल के अनुसार होता है, तो शेड्यूल एम फॉर GMP या CGMP, उसके लिए होता है एम। उसके बाद है सेंट्रल रजिस्टर, कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल रजिस्टर जो भी फार्मासिस्ट का है वो पीसीआई मेंटेन करता है, सेंट्रल काउंसिल मेंटेन करती है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के लिए कौन इशू करता है, तो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल ये ड्रग कंट्रोलर ऑफ एक स्टेट इसको इशू करता है। कॉस्मेटिक्स मतलब क्या होता है, तो कॉस्मेटिक जिससे कि हम अपना अपीयरेंस बढ़ाते हैं अपने बॉडी का या चेहरे का, मतलब और ज्यादा बेहतरीन बनाते हैं, उसको हम लोग कॉस्मेटिक्स कहते हैं बेसिकली। तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अपीयरेंस को अल्टर करता है, चेंज करता है। अभी देखे होंगे कितने सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं, बूढ़ा बना देता है, नाक खराब कर देता है, लाइक दैट। तो कॉस्मेटिक्स क्या होता है कि कोई भी आर्टिकल्स जो आपके अपीयरेंस को अल्टर करे, अलग करे, तो वो है हमारा कॉस्मेटिक्स। स्ट्रक्चर को नहीं बदलता या कोई भी जानवर को नहीं मारता, ये बस अपीयरेंस को इनहेंस करता और बढ़ाता है या उसको चेंज करता है। इसके बाद कंटेनर ऑफ ड्रग लेवल अकॉर्डिंग, जितने भी ड्रग कंटेनर्स होते हैं वो किसके हिसाब से जो भी कंटेनर है, जो भी ड्रग्स एंड मेडिसिन की, तो उसको लेवल करते हैं हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के हिसाब से 1945 के हिसाब से करते हैं। अगर कोई भी ड्रग या कैप्सूल्स, टैबलेट या कैप्सूल्स बन रहा है शेड्यूल एक्स का है, हैबिट फॉर्मिंग का, तो वो जो मार्केटिंग हो रहा है वो 100 यूनिट से ज्यादा का पैकेज नहीं हो सकता, जो बेचा जा रहा है वो 100 के यूनिट के पैकेज से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हैबिट फॉर्मिंग है, दैट्स व्हाई। स्टेट ड्रग लेबोरेटरी का जो इंचार्ज होता है वो डायरेक्टर है वहां का। उसके बाद है कि कौन से कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिसको हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो प्रोप्राइटरी ड्रग, एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक ड्रग्स, इसको हम एडवर्टाइजमेंट में नहीं दे सकते, सिर्फ जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग है उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो उसको भी हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते, तो जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है उसको ही हम सिर्फ एडवर्टाइज कर सकते हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में आया, तो ये तो याद करना पड़ेगा आपको। एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट मीन्स
जो एडवर्टीजमेंट हटा हुआ है, मतलब कि मान लीजिए कि एग्जेम्प्टेड है, जैसे मान लीजिए हमारा एडवर्टीजमेंट एक्ट था, तो ड्रग रेमेडीज एंड ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट है, उसमें क्या था कि ड्रग जो भी रेमेडीज है, कुछ भी इस टाइप से या झाड़ फूक वाला चीज या एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते, तो उससे जो निकल के था उसको हम लोग एक्सेप्टेड एडवर्टीजमेंट कह रहे थे, मतलब जिसका आप परमिटेड है, वो आप मतलब उसको मना ही नहीं है, वो चीज आप कर सकते हैं, सर्टेन कंडीशंस दिया गया था किस किस कंडीशंस में आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, तो उसको वो परमिटेड है ऑब्वियस, तो वैसे एडवर्टीजमेंट हमारे परमिटेड है। अब पब्लिकेशंस में पार्ट करने का मतलब क्या होता है कि या तो आप प्रिंट करवा रहे हैं या उसका पोस्टर बनवा रहे हैं, तो दोनों सही ऑप्शन है। एडवर्टीजमेंट कुछ भी नोटिस हो सकता है जो पब्लिकली दिया जाए। शेड्यूल जे के अंदर कौन सी बीमारी है, तो मलेरिया इन्फ्लुएंजा क्या है कि दोनों ट्रीटेबल ड्रग्स है, क्यूरेबल ड्रग्स है, तो आस्थमा शेड्यूल जे है जिसमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रावेंशन, अगर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का फर्स्ट कन्विक्शन हो रहा है, उसमें अगर आपने पकड़े गए हैं, कुछ भी आपने वैसा किया है, तो आपको 6 मंथ के लिए जेल हो सकता है। आयुर्वेदिक एंड सिद्धा का जो बुक है वो फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत आता है। सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी मीन्स सेंट्रल में है तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, सेंट्रल में है तो इंडिया, अगर स्टेट का रहता तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ स्टेट, बट यहाँ पे सेंट्रल लाइसेंस अप्रूव कौन करेगा, तो इंडिया। अगर वही चीज स्टेट में करना होगा तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ स्टेट। उसके बाद क्या है कि कोई भी रजिस्टर्ड से नाम अगर हट रहा है तो किसके ऑर्डर पे हटेगा, तो इसी कमेटी जो होती है स्टेट पीसीआई की, इसी कमेटी हमारे नॉन पीसीआई में भी होती है, बट जो अगर किसी स्टेट का हटना है तो वो इसी कमेटी के डिसाइड करती है। फार्मेसी के प्रोफेशंस को रेगुलेट करने वाले एक्ट को हम लोग फार्मेसी एक्ट बोलते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सिर्फ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा, एडल्ट्रेटेड स्प्यूरियस व्हाटएवर, या मैन्युफैक्चरिंग या लेबलिंग सेल इंपोर्ट, ये सब करने वाला जो भी चीज है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। पेटेंट एक्ट है, क्या है कि दवाई को अपने नाम से करवाना है तो पेटेंट एक्ट है। एमटीपी एबॉर्शंस वाले एक्ट को जो लीगलाइज किया वो एमटीपी एक्ट। बाकी फार्मेसी से जुड़ा जो भी एक्ट रेगुलेट करेगा दैट इज कॉल्ड फार्मेसी एक्ट। नेक्स्ट है कि सेंट्रल रजिस्टर किसके द्वारा मेंटेन होता है, तो पीसीआई के द्वारा या सेंट्रल काउंसिल के द्वारा। पीसीआई और सेंट्रल काउंसिल दोनों एक ही है। फार्मेसी काउंसिल 1949 में बना। उसके बाद है कि स्टेट का जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो कौन देता है, तो जैसे आपने देखा कि पीसीआई का नॉमिनेटेड मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वैसे ही स्टेट का नॉमिनेटेड मेंबर स्टेट गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट है हमारा कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन है, तो उसको फार्मासिस्ट कोर्स किया होना चाहिए, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग होना चाहिए, और ये सब क्राइटेरिया पार करने के बाद जो मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उसका नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर में होना चाहिए, ये सबसे है, क्योंकि आप पास भी कर लेते हैं, जब तक आपका नाम नहीं लिखा रहेगा तब तक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते, तो आपका नाम होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका नाम होना चाहिए। 6 नॉमिनेटेड मेंबर, सेंट्रल नॉमिनेटेड मेंबर जो भी रहेगा वो नॉमिनेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स सेंट्रल काउंसिल का कौन कौन होता है, तो चीफ इंचार्ज ऑफ ड्रग स्टेट, स्टेट है तो सेंट्रल काउंसिल का तो होगा नहीं, कोई भी स्टेट का है तो उसके पर्टिकुलर स्टेट का एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये तीनों जो मेंबर्स है ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है बट ऑफ स्टेट, स्टेट के हैं। यहाँ पे यही ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया है जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है सेंट्रल काउंसिल के, पीसीआई के पदीन मेंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल क्या है, पीसीआई का फंक्शन क्या है, तो पीसीआई एजुकेशन पैटर्न को डिजाइन करती है, आपके लिए सिलेबस बनाती है, एजुकेशन रेगुलेशंस लाती है, और प्रैक्टिकल कितना होना चाहिए सब करती है, इंस्टीट्यूट में सारा चीज सटीक है या नहीं ये सब चेक करती है, ये सब सभी फंक्शन है सेंट्रल काउंसिल का या पीसीआई का। पीसीआई इंस्पेक्टर जो आपका कॉलेज आई, उसके बाद उसने जो इंस्पेक्शन किया उसका रिपोर्ट वो किसको देती है, पीसीआई को। पीसीआई इंस्पेक्टर है तो ऑब्वियस पीसीआई को देगी, और पीसीआई मीन सेंट्रल काउंसिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930 में जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी बना था उसका हेड कौन था? तो आर एन चोपड़ा इनके हेड थे। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी क्या है? तो जब दो स्टेट मिल के एग्री करता है वो एक ही फार्मेसी काउंसिल बनाएगा जिसका खर्चा दोनों मिल के इक्वली लेगा और वहां के सारे मेंबर्स एक जैसे होंगे, तो दोनों स्टेट के मेंबर इक्वली होंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्टेट ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। फार्मेसी एक्ट के अनुसार क्या क्या ऑफेंसेस हैं? तो अगर आप फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं या फॉल्स सर्टिफिकेट दे रहे हैं या अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा डिस्पेंस करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये ऑल ऑफेंसेस हैं फार्मेसी एक्ट के अनुसार, इनके आपको पेनल्टीज भरना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? 500 वर्किंग आवर्स या 3 महीने का। तो इलेक्टेड मेंबर्स फार्मेसी काउंसिल में 6 होते हैं। पीसीआई में जो सेंट्रल रजिस्टर है उसमें सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम है सभी स्टेट के। उसके बाद जब जैसे ही आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने, तो आपको एक सर्टिफिकेट देता है, इतना बड़ा जितना बड़ा भी दे वो सर्टिफिकेट देता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है, जिसको आपको हर साल रेन्यूअल कराना पड़ता है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी क्या है? कोलकाता में सिचुएटेड है। अगर कोई भी ड्रग सही लेवल में प्रिस्क्राइब लेबल्ड नहीं किया हुआ है सही से, तो उसको हम लोग मिसब्रांडेड ड्रग्स कहते हैं। डिटैब जो भी होता है, डिटैब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं डिटैब के, वो 3 साल के लिए ऑफिस में जाते हैं। स्प्यूरियस का मतलब सब्स्टिट्यूशन है या मिलावटीपन है या किसी और ड्रग्स के जैसा दिखे, तो इसको स्प्यूरियस ड्रग्स बोलते हैं। शेड्यूल एम जो है वो 1988 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट है बायोलॉजिकल्स। जो भी बायोलॉजिकल्स है वो हमारे सी या C1 के अंतर्गत आते हैं, सीरम वैक्सीन्स व्हाटएवर। उसके बाद है कि सिर्फ लाइफ पीरियड का जो बात होता है, पी फॉर पीरियड, सेल्फ पीरियड या लाइफ पीरियड जो भी हो वो शेड्यूल पी, तो शेड्यूल आपको याद करना ही पड़ेगा नहीं। फर्स्ट आईपी हमारा 1955 में आया। अभी लेटेस्ट आईपी का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अभी लेटेस्ट आईपी 2022 में आया है। ठीक है, इससे पहले 2018 में आया है। और कलर भी कभी कभी पूछता है कि आईपी का कलर क्या है। तो उसके बाद है कि रजिस्टर फॉर सेल ऑफ ड्रग्स, जो दवाई आपने बनाया है उसको सेल किया है, तो उसको कितने दिन के लिए मेंटेन करना पड़ता है? तो लास्ट एंट्री से 2 साल तक की है। अगर लास्ट एंट्री आपने 2022 में बेचा है जून में, तो उसको 23-24 जून तक आपको रखना पड़ेगा। ओपियम डेरिवेटिव्स कौन है? तो मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन और इसका सॉल्ट, ये सारे ओपियम डेरिवेटिव्स है। ड्रग इंस्पेक्टर को 21 सेक्शन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है। 2018 में से पहले वाला आया 9th एडिशन, अभी 2022 में आया है आईपी का। सीडीएसक्यू एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो इंडिया का है। पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स को हम लोग शेड्यूल वी के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो ये एक तो खैर याद करने वाला है। और मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो शेड्यूल 8 के अंतर्गत आता है। टेस्ट फॉर सीरा और वैक्सीन, ये पूरे देश में सिर्फ एक ही जगह निकाला जाता है, वो है कसौली में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में। अगर किस कंडीशन में आपका नाम हट सकता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में? तो पहला कंडीशन है कि अगर आपका नाम गलती से चला गया, अगर आपने कोई भी ऑफेंसेस किया है, आपने कोई भी गलती की है उस बेसिस पे, अगर आपने फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके रजिस्ट्रेशन लिया है, तो इस कंडीशंस पे आपका नाम हट सकता है। तो एक ऐसा कमेटी तो बहुत आए थे, बट वो कमेटी का नाम बताइए जो फार्मासिस्ट को लाइसेंस करने के लिए पढ़ाया, टेक्नोलॉजी अलग के लिए या ग्रेजुएट्स के लिए, सभी के लिए अलग अलग फार्मेसी कोर्स को इंट्रोड्यूस किया, तो वो बोर्ड कमेटी था। मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में बना। पॉइजन एक्ट 1919 में। प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट एक्ट क्या क्या है कि आप मिसकैरेज नहीं करा सकते, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को ठीक करने का एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, या सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाने का एडवर्टीजमेंट आप नहीं दे सकते, तो ये सारा आपका प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट है। उसके बाद है कि जो उगाही करते हैं हम लोग अल्कोहल बेसिस पे या नार्कोटिक्स पे, तो वो एक्ट क्या है? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। अगर ड्रग एंड मैजिक
रेमेडीज में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 6 मंथ के लिए इम्प्रिजमेंट होगा, फाइन के साथ, या दोनों। अगर कोई भी ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि सनराइज और सनसेट के बिटवीन नहीं हो सकता और आवर फिक्स करके गया है, तो उस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग को हम नॉन बॉन्डेड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक्साइज ऑफिसर्स नहीं रहते। अगर एक्साइज ऑफिसर रहेगा तो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई मायने नहीं रखता। तो एक्साइज ऑफिसर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन नॉन बॉन्डेड में क्या होता है कि वहाँ पे एक्साइज ऑफिसर प्रेजेंट नहीं होता, तो वो अपना टाइम लिमिट कर देता है कि हाँ आपको इसी समय में करना है मैन्युफैक्चरिंग, तो दैट इज नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1931 में बना था, जिसके लीडर एन चोपड़ा थे। लाइसेंस जो भी मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए इशू होता है वो एक्सरसाइज ऑफिसर्स या कमिश्नर्स उसको बन देते हैं। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट क्या है? तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स में एडवर्टीजमेंट को बैन किया गया है, सर्टेन टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट को। वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉस्मेटिक क्या है। पॉइजन एक्ट क्या है कि कोई भी तरह के पॉइजन को सेल या रिसेल या इंपोर्ट को बैन करता है। एडवर्टीजमेंट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का हम नहीं कर सकते। तो ये हमारा आज का कंप्लीट हुआ। आपको फिर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं।